हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है जिसमें हम एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चींटियों को लेकर के कुछ कथन दिए गए हैं और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो सही है वो आपको बताना है। चींटियां एक ही पंक्ति में चलती हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है बेटा। आपने देखा भी होगा कि जो चींटियां होती हैं वो हमेशा एक लाइन में ही चलती हैं। जब चींटियां चलती हैं तो वे जमीन पर एक गंध छोड़ती हैं। अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब चींटी चलती है तो वो जमीन पर एक गंध छोड़ती है और जो दूसरी चींटी होती है, ताकि उनको रास्ता मिल सके, उनको पता चले कि उन्हें किधर जाना है, तो वो उसी गंध का अनुसरण करती हैं। ए और बी दोनों सही हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया है, वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चींटियां जो है बेटा वो कभी भी नहीं सोती हैं। तो ये बात तो गलत होगी। जब चींटी सोती ही नहीं है तो वो जो वो सर्दियों में शीत निद्रा में कैसे चली जाएगी। जब चींटी सोती ही नहीं है तो वो शीत निद्रा में कैसे जा सकती है। ये गलत हो गया। डी क्या है, वे अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ढूंढ लेती हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है। वो कौन सा कीट है बेटा जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से भी ढूंढ लेता है? वो है रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है बेटा वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से भी ढूंढ लेता है। तो चींटियों के लिए तो ये बात नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। ई क्या है, वे एक बस्ती में रहती हैं और उनमें विशेष क्षमता होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो चींटी है वो कॉलोनी में रहती है। आपने देखा है चींटियां समूह में रहती हैं, एक जगह बहुत सारी चींटियां दिखेंगी आपको। तो आपका ई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें ए, बी और ई ये तीनों कथन आपके सही हैं। ए, बी और ई। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी और डी हमारे गलत थे। और आपसे क्या पूछा गया था बेटा कि जो कथन सही है वो आपको बताने हैं। तो ए, बी और ई आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं? विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से परिक्रिया कौशल का विकास करना। तीसरा है आपका प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। डी ऑप्शन है आपका समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो बेटा जो रिद्धि थी उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन किया, लेकिन प्रधानाध्यापक ने उन्हें क्या कहा कि वो छात्रों का भी चयन करें। तो ये जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या जो है ये किस अपेक्षा को संबोधित कर रहा है? तो ये क्या है, समानता, न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दमन एवं द्वीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। क्या है बेटा, बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकला है, पत्थर की शिल्पकारी या फिर कछुए के कवच की शिल्पकारी? तो बेटा क्या है वहां की, कछुए के कवच की शिल्पकारी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, या फिर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का। तो बेटा जो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण है उसमें क्या क्या शामिल है आपका? जो आपका प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस की बुक है बेटा, उस ईवीएस की बुक में आपका विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और पर्यावरण की शिक्षा भी है। तो वो तो तीनों को ही शामिल करता है, अपने अंदर तीनों को ही शामिल करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। किन तीन विषयों का एकीकरण? उसमें विज्ञान की भी नॉलेज दी जाती है बच्चों को, सामाजिक विज्ञान भी उसी में है और पर्यावरण की शिक्षा भी
उसी में ही है, क्योंकि जो आपकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की बुक होती है वहां पर आपको अलग से कोई साइंस की बुक नहीं मिलती है, अलग से कोई एसएसटी की बुक नहीं मिलती है, सिर्फ आपको एक ईवीएस की बुक मिलती है। क्लास थर्ड से फिफ्थ तक जो आपकी एक ईवीएस की बुक जो होती है बेटा, उसी में ही आपका साइंस भी होता है, उसी में ही आपका एसएसटी भी होता है, और उसी में ही आपका ईवीएस भी आ जाता है। तो ये 3 विषयों का एकीकरण है। तो समझ गए आप यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्रियाकलाप जो है जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है वो कौन सी क्रियाकलाप है। पहला क्या है, खानों का उत्खनन, जैसे कि खानों की जो खुदाई हो रही है, क्या वो कारण है आपका जंगलों के गायब होने के लिए। दूसरा क्या है, बांधों का निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से जंगल गायब हो रहे हैं। या फिर बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, क्या उसकी वजह से हमारे जंगल गायब हो रहे हैं। डी ऑप्शन है बेटा आपका बांस से टोकरी बुनना, और ई है आपका गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से क्रियाकलाप ऐसे हैं जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। बेटा एक बात बताइए, आप जंगल में से जो गिरे हुए पत्ते हैं अगर उनको इकट्ठा करते हैं और पत्तल बनाते हैं, तो क्या इसकी वजह से आपके जंगल गायब हो सकते हैं। नहीं हो सकते। ई तो बिल्कुल गलत है आपका। दूसरा डी ऑप्शन क्या कहता है बेटा, बांस से टोकरी बुनना, जो बांस होते हैं उससे टोकरी बनाना, क्या ये कारण है जंगल के गायब होने का। नहीं। सी क्या है, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, जो लोग जंगलों पर निर्भर हैं अपनी आजीविका के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि बाजार में जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं, पत्तियां, उनको बाजार में बेचते हैं। तो ये तो कारण नहीं है ना जंगल के गायब होने का। जंगल क्यों गायब हो रहा है बेटा। देखो ई आपका बिल्कुल गलत था, ई यहाँ पे आ गया आपका, ये गलत हो गया। डी और सी भी गलत है आपका, सी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो अब आप बताइए बेटा, जंगल के गायब होने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार। एक तो खानों का उत्खनन, जो खानों की खुदाई हो रही है उसकी वजह से जंगल गायब हो रहे हैं। दूसरा क्या है, बांधों का जो निर्माण हो रहा है उसकी वजह से भी आपके जंगल गायब हो रहे हैं। तो ये 2 कारण है बेटा आपके जंगल के गायब होने के लिए जो जिम्मेदार है वो क्या है, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण, ए और बी। तो आपके 2 ऊपर के जो क्रियाकलाप है वो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, बाकी नीचे के 3 नहीं है। तो ए और बी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। मुख्य प्रश्न बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। जो बच्चों की सोच है उसको नई दिशाओं में आप लेकर जा रहे हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या है, बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है, या फिर शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो बताइए इसमें से कौन से कारक आपके, कौन से कथन आपके इसमें सही है। बेटा आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसानों की कहानी बीज की जुबानी, तो मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे कि जो भोजन हम खाते हैं उसे कौन पैदा करता है ना। तो मुख्य प्रश्न में क्या दिया इसमें कि बच्चों की जो सोच है उसको नई दिशा में लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों के जो है, बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें भी सहायता करेगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। ए और बी आपका बिल्कुल ठीक। इसमें क्या है कि बच्चों के स्मरण आधारित कौशल के विकास, बेटा इसमें स्मरण आधारित कौशल का विकास जैसा कुछ भी नहीं हो रहा, सी आपका बिल्कुल गलत हो गया। डी क्या है, शिक्षक जो है वो क्लास में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए उसमें सहायक है, ये भी गलत हो गया आपका। तो सी और डी आपका गलत हो गया है। तो ए और बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो सी यहाँ भी है, डी यहाँ दे रखा है, सी डी यहाँ, तो आपका ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को जो है वो नई दिशाओं में लेकर जा रही है, जो बच्चों की सोच है उसको नई दिशाओं में लेकर जाते हैं। और दूसरा क्या है कि बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें सहायता करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बाघ के बारे में कौन से कथन जो है इसमें गलत है। तो आपसे गलत कथन पूछे गए हैं। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है बेटा। जो बाघ होता है उसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। दूसरा क्या है, बाघ अपनी मूंछों की सहायता से
अपने शिकार का पता लगा लेता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। जो बाघ है वो अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है। सी ऑप्शन है बेटा, अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? कि जो बाघ की आंखों की रोशनी होती है बेटा वो मनुष्य से 6 गुना ज्यादा होती है। इसने कह दिया 4, तो ये तो गलत हो गया आपका। डी क्या है? बाघ की गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ये भी गलत है। बाघ की जो गर्जना है बेटा वो 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। तो यहाँ पर सी और डी आपका गलत है, ए और बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो जो बाघ होता है इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। इसकी जो मूछें होती हैं वो इसके शिकार का पता लगाने में इसकी सहायता करती हैं। और अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी जो है वो मनुष्य से 6 गुना ज्यादा होती है। और जो आपका बाघ है इसकी गर्जना 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ये तो बाघ के बारे में सारे सही कथन हो गए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था बेटा कि कौन से कथन गलत है? तो ए और बी तो आपके सही हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? गलत कौन से हैं? तो गलत कौन कौन से हैं? सी और डी आपके गलत हैं। तो हमसे गलत ही तो पूछा था। यहाँ पे क्या दिया था कि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा इनकी आंखों की रोशनी होती है। बाघ की आंखों की रोशनी पर ये तो गलत था। कितने गुना ज्यादा होती है? 6 गुना होती है। यहाँ क्या कहा कि जो बाघ की गर्जना है वो 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या था इसका? 3 किलोमीटर था। तो यहाँ से आपसे गलत पूछा गया था। तो गलत कौन सा है? सी और डी आपका गलत है और ए और बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन में हमें गलत वाले बताने थे, तो सी और डी आपके गलत है, इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पहेली दी है बेटा, आकाश से सीधा आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खांचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। तो बेटा यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? चील की बात की जा रही है क्या यहाँ पर, या फिर गिद्ध की बात की जा रही है, या फिर कौवा की, या फिर कोयल की? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये चील के बारे में कहा। आपके एनसीईआरटी की जो बुक है बेटा ईवीएस की, उसमें कुछ पहेलियां दी हुई हैं। जब मैंने आपको एनसीईआरटी की थ्योरी कराई थी तो मैंने ये सारी पहेलियां आपको कराई हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो सारी क्लासेस आप जरूर देखिए। तो बेटा मैंने आपको ये सारी कराई हुई, तो उसी में से एक है ये। तो बेटा ये क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? चील। ये किसके बारे में बात हो रही है? चील के बारे में ये बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो बेटा वो कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, या फिर मैना? तो बेटा कौन सा पक्षी है? वो मैना। जो मैना है बेटा वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, और जो उल्लू है वो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? जब ईवीएस के टीचर जो है वो अपने बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले जा रहे हैं तो वहां पर वो अपनी किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहे हैं? बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने का उद्देश्य है उनका, या फिर बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना चाहते हैं वो, या फिर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना चाहते हैं, या फिर बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना चाहते हैं? बेटा ये जो पेडागोजी का क्वेश्चन होता है ना बेटा, इसका आंसर में ना बस आपको ये देखना होता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। हमें अपने बच्चों को जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि आप जानवरों की रक्षा करें। बात बिल्कुल ठीक है, जानवरों को पालें। हम ये भी कहते हैं पेड़ पौधों को भी लगाएं, पेड़ पौधों की देखभाल करें। लेकिन इन चारों ऑप्शन को आप पढ़ो तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है आपको बेटा? ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें क्या कहा कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से। हम क्या कहते हैं कि आप बच्चे को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं ना, आप उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाएं, उसके वास्तविक अनुभवों से उसे जोड़ करके सिखाएं। ये तो आपको पता है। तो इन ऑप्शन में क्या देखो, सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, डी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन इनमें सबसे अच्छा कौन सा है कि आप बच्चों को चिड़ियाघर लेकर के जा रहे हैं
तो वहां ले जाने का उद्देश्य क्या हो सकता है कि आप बच्चे को, भाई आप चिड़ियाघर में बच्चों को ले गए तो वहां तो उन्होंने वास्तविक रूप से जानवरों को देखा, तो आपने क्या किया, अब वो जो टीचिंग थी आपकी, आपने उसको बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दिया, तो बच्चा ज्यादा सीख पाएगा। तो यही क्या है कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच जो है परस्पर संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अगर आप बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में सिखाना चाहते हैं और उसे नर्सरी में ले गए, तो आपने क्या किया, बच्चे को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ दिया। अब बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा और वो इस तरीके से जो भी सीखेगा वो उसे कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि टीचर बच्चों को जब चिड़ियाघर लेके गए बेटा, तो क्या किया उन्होंने, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच जो है परस्पर संबंध स्थापित कर दिया। ये उद्देश्य उन्होंने वहां पर अपने उद्देश्य की पूर्ति करी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अपने अंडे देती है। तो बेटा ये कलचिड़ी ऐसा करती है, कलचिड़ी है वो पक्षी जो कई सारे घोंसले बनाती है, या फिर शक्करखोरा, टेलर बर्ड, या फिर वया वीवर। तो बेटा ये कौन सा पक्षियों की प्रजाति है जिसमें नर पक्षी जो है वो सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और जो मादा पक्षी होती है वो उनमें से एक घोंसले को चुनती है और उसने अपने अंडे जाकर के उसमें देती है। तो वो कौन सा है, वीवर, बया पक्षी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है, ढूंढ लेता है, बाज, रेशम कीट, मच्छर, या फिर तितली। तो बेटा कौन है वो, रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से भी ढूंढ लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो बेटा जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जो है बच्चों में जागरूकता लाना। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में। एक बात बताइए बेटा, क्या पक्षी जो होते हैं वो अपने पंखों से भोजन खाते हैं? नहीं, ये तो गलत हो गया आपका। उन्हें गर्म रखते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उनको, उनके शरीर को गर्म रखने में सहायता करते हैं। फिर सी क्या है, उन्हें विभिन्न तरीके से चलने में सहायता। भाई पक्षी अपने पंखों से थोड़ी ना चलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। उन्हें जलसय बनाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका इसमें बेटा पहला तो गलत हो गया और आपका डी, सी भी गलत हो गया आपका। बी और डी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में बी और डी आपका करेक्ट हो जाता है। ए और जो सी है वो आपका गलत है। तो सी यहाँ दे रखा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और सी यहाँ भी दे रखा है। सी ऑप्शन में क्या था कि विभिन्न तरीके से चलने में मदद करते, तो नहीं, पक्षी जो है पंखों से थोड़ी ना चलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ए में क्या कहा, विभिन्न प्रकार से भोजन खाने में, तो भाई पक्षी अपने पंखों से भोजन थोड़ी ना खाते हैं। तो भाई पक्षी के जो पंख होते हैं वो किस चीज में सहायता करते हैं, उनके जो शरीर है उसको गर्म रखते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और उन्हें जल से बनाते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है बी एंड डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक ग्रामीण क्षेत्र में घरों की संरचना जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिसमें वे निर्मित होते हैं। एक गांव है जहां घरों की निम्न विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर किसी गांव के घर की विशेषताएं दी गई हैं बेटा, तो आपको बताना है कि वो किस जगह के घरों की विशेषताएं हैं। जो मकान है वो बांस के मजबूत खंभों से बने होते हैं। घरों के अंदर भी जो है, घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर मकान बनाए जाते हैं। और जो छतें होती हैं वो एक ढलान के साथ बनाई जाती है। तो बेटा जो बांस के मजबूत खंभों से जो घर बने होते हैं और जो जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं, ये विशेषता कौन से, किस जगह के मकानों की है?
उत्तर प्रदेश में ऐसे घर बनते हैं क्या? राजस्थान में बनते हैं, बिहार में बनते हैं, या फिर असम में बनते हैं? तो बेटा ये असम के घर की विशेषता है। जो असम में घर बनाए जाते हैं वो मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और जो घर है वो अंदर से भी लकड़ी के होते हैं, और जो उनकी छत होती है वो कैसी होती है? ढलान वाली होती है। तो ये सारी विशेषताएं कहाँ के मकानों की है? ये सारी विशेषताएं जो है बेटा वो असम के मकानों की है। तो यहाँ पर आपका ये 15 क्वेश्चंस की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।